नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको जो चैप्टर में आपको करा रहा था, छठा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उसका मैं आपको पार्ट सेकंड कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट सेकंड ये रहने वाला है। ठीक है, क्लास हमारा 12th है, पॉलिटिकल साइंस हमारा न्यू कोर्स इसका चल रहा है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और कुछ सवाल आपका हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूजर नेम सेम है, आप दोनों भी सर्च करेंगे तो हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन फेसबुक पे थोड़ा सा अलग होगा। और यहाँ पे जो आपको लिंक दिख रहा है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप हमारे चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, तो आप मुझसे यहाँ फॉलो करना मत भूलना मुझे, और आप मुझसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो इस प्रकार से ऊपर आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो फोटो आपको दिख रहा है ये वाला होगा। ठीक है, तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, आप उस पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स, प्रीवियस पेपर, सभी चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो पर्यावरण है और जो संसाधन है, इसका अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की प्रमुख चिंताएं कौन कौन सी है, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से नियम चला रखे थे, कौन कौन से एक तरह से कदम उठाए थे। ठीक है, वहाँ पे आपने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, और वहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ा था। तो यहाँ से अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक आ जाता है विश्व की साझी संपदा। यानी संपदा का मतलब क्या होता है, संपत्ति। साझी का मतलब क्या होता है, यानी सब के लिए, यानी वह संपत्ति जो सब के लिए हो, सभी देशों के लिए समान हो, सभी लोगों के लिए समान हो। ठीक है, वो होता है साझी संपदा। तो देखो, विश्व की साझी संपदा वह संपदा है जिस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों का अधिकार होता है। जैसे मान लो वायुमंडल, इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा, सभी देशों का अधिकार होगा। अंतरिक्ष, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पर जो है सभी देशों का अधिकार होता है। जैसे मान लो यहाँ फोटो देख सकते हो, ये पृथ्वी पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, सभी का है। ठीक है, समुद्र, इनमें किसी एक का अधिकार नहीं होता। इसी को हम कहते हैं साझी संपदा, यानी सभी के लिए समान संपदा। ठीक है, तो टॉपिक आप ध्यान से समझो, वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, और अच्छे से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक आता है, देखो कि जो विश्व की साझी संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रमुख संधि कौन कौन से, प्रमुख संधि कौन कौन से हैं पर्यावरण की साझी, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा संधि हुआ था अंटार्कटिका संधि, 1959 में हुआ था। आप डेट याद रखो, डेट को आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। तो अंटार्कटिका संधि 1959 में हुआ था। ठीक है, मोस्ट्रियल नयाचार प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में हुआ था। और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार ये 1991 में हुआ था। और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC 1992 में हुआ था ये। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डेट याद रखना सभी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, समझें। तो देखो, साझी है लेकिन परंतु अलग अलग जिम्मेदारी है सभी देशों का। उत्तरी गोलार्ध जो है हमारा, और जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो विकसित तथा अमीर जो है वो ऊपरी गोलार्ध की ओर ज्यादा आते हैं। ठीक है, उस साइड ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे आपको विकसित देश यहाँ पर ज्यादा दिखेंगे आपको इस साइड, वो उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर थोड़े कम, यहाँ विकासशील देश आपको दिखेंगे। ठीक है, विकासशील या गरीब देश यहाँ दिखेंगे, अमीर ऊपर दिखेंगे। ठीक है, तो देखो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, विकसित देशों का कहना है कि जो पर्यावरण की सुरक्षा है तथा जिम्मेदारी जो है
वो सभी देशों की होनी चाहिए, क्योंकि सभी ने इसको नुकसान पहुंचाया। जो हमारा पर्यावरण है इसको सभी देशों ने नुकसान पहुंचाया, किसी एक देश ने नहीं पहुंचाया, इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा कि जो विकासशील देशों का कहना है कि यह कहना है कि जो विकसित देशों ने अपनी औद्योगिकरण के समय पहले ही पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाया। उद्योग लगाने से पहले ही इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। कौन से? विकासशील देश। इस कारण उनको पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिक उठानी चाहिए और विकासशील देशों को इसमें छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि विकासशील देशों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। ये दोनों अपने देश जो है वो अपने विचार रखते हैं। विकासशील कहते हैं कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें छूट देना चाहिए, हमें थोड़ा सा मुक्त करना चाहिए। लेकिन विकसित देश है उनको थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा छूट नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनका थोड़ा हक बनता है। तो देखो 1992 के रियो सम्मेलन में विकासशील देशों के इस बात को मान लिया। 1992 में जब रियो सम्मेलन हुआ था तो जो विकासशील देश थे उन्होंने इस बात को मान लिया कि जो साझी लेकिन परंतु अलग अलग जो जिम्मेदारी है इसका नाम दिया गया है। जो साझी संपदा है लेकिन सबके लिए अलग अलग वहां पर जिम्मेदारियां हैं, ये जो है हमारे विकासशील देश कह रहे हैं रियो सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था। तो देखो हमारा जो ये सम्मेलन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा संधि है, ठीक है, UNFC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी इस संधि में कहा गया कि जो सभी देश है अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण की रक्षा में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाएंगे। इस संधि को मानने वाले जो देश हैं इस बात पर सहमत हैं कि जो ग्रीन हाउस जो गैस है उसके उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी विकसित देशों का है। यह भी मानी गई है कि विकासशील देशों का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो अपेक्षाकृत जो है वो कम है ना। विकासशील देश जो है वो ज्यादा इसके आगे नहीं बढ़ते हैं, इसके टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाते हैं, वो अपने बातों को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UNFCCC 1992, ठीक है। अब हमारा आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो देखो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ये समझौता है आपको पता होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, दो राष्ट्रों के बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था वो था औद्योगिक के ऊपर, ठीक है। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह समझौता 1997 में जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था, इसलिए हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, क्योंकि क्योटो में कुछ बातों पर सबकी सहमति थी, कुछ कुछ लागू हुआ था, इसलिए हम इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। 1997 में क्योटो में जो है एक समझौता हुआ था। आप ये ध्यान रखो 1997 में क्योटो नामक एक शहर है, यहाँ पर एक समझौता हुआ था जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये समझौता जो है अंतरराष्ट्रीय समझौता था, औद्योगिक को लेकर था, और जो हमारा ग्रीन हाउस है गैस जो है हमारा को इसका जो उत्सर्जन है उसको कम करेंगे, ये लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। चीन, भारत और अन्य विकासशील जो देश हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल की जो बाध्यताएं हैं उनको अलग रखा गया है ना। ये हमारा हो जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। ये हमारा पार्ट सेकंड था, इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, और पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वहाँ पर बहुत ही डीप बताया है। अब इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल खत्म करवा दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो आपका जो प्रतिक्रिया उसका हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो फिर अगले पार्ट में मिलते हैं जो हमारा पार्ट 3 आएगा। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।